ब्राइट करियर इंस्टीट्यूट, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बेस्ट इंस्टीट्यूट। नमस्कार साथियों, ब्राइट करियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं अतुल भटोरे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है ग्रीन हाउस प्रभाव और ग्लोबल वार्मिंग। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है, फिर हम देखेंगे ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी होती है, ग्रीन हाउस नाम कहाँ से आया, हम लोग देखेंगे ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, फिर हम देखेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापमान वृद्धि के क्या क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं, और फिर हम देखेंगे कि इस टॉपिक से प्रतियोगी परीक्षाओं में कौन कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं। मैं आपको इस टॉपिक को बहुत ही आसान भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा, तो हम लोग शुरू करते हैं। साथियों, अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत प्राचीन काल से ही पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरण संवर्धन के प्रति गंभीर रहा है। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 48 क। अनुच्छेद 48 क पर्यावरण संरक्षण या पर्यावरण सुधार की बात करता है। भारतीय संविधान का भाग 4 राज्य के नीति निदेशक तत्वों में अनुच्छेद 48 का उल्लेखित है, और यह अनुच्छेद 48 का पर्यावरण संरक्षण या संवर्धन की बात करता है, या हम यूँ कहें कि पर्यावरण सुधार की बात करता है। बहुत बढ़िया प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण संरक्षण या पर्यावरण सुधार की बात करता है, तो हमको जवाब देना है अनुच्छेद 48 का। अब हम लोग ग्रीन हाउस प्रभाव को समझने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं यह है सूर्य, और ये मान लेते हैं हमारी पृथ्वी है। ठीक है, सूर्य से तीसरे नंबर का ग्रह है पृथ्वी, बुध, शुक्र, पृथ्वी। एक दो चीज़ और बताना चाहूँगा। पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है, एवरेज। और सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट और 16 सेकेंड का समय लगता है। ठीक है, हमारी पृथ्वी के आसपास वायु का एक घेरा है, जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। इस वायुमंडल में क्या है, तो इस वायुमंडल में गैसें हैं प्लस धूल के कण हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये जो सूर्य है, इससे जो प्रकाश हमारी पृथ्वी तक पहुंचता है, इस सूर्य के प्रकाश को हम कहते हैं सौर विकिरण, या इंग्लिश में कहें सोलर रेडिएशन। ये सौर रेडिएशन लघु तरंगों के रूप में हमारी पृथ्वी तक पहुंचता है। जैसे ही ये सौर विकिरण हमारे वायुमंडल में आता है, इसका लगभग 26% भाग परावर्तित होकर पुनः लौट जाता है। ये परावर्तित कैसे होता है, धूल के कण या बादल वगैरह से टकराकर ये परावर्तित हो जाता है। कुछ भाग वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। बाकी जब ये सौर विकिरण हमारी पृथ्वी तक पहुंचता है, तो हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पर बहुत सारी वस्तुएं हैं, और वो वस्तुएं इस सौर विकिरण के कारण गर्म होती हैं। कोई भी चीज़ गर्म होती है तो हम जानते हैं कि थोड़े समय बाद ठंडी भी होती है। तो ये जो ठंडी होती है, तो इसमें से जो ऊष्मा निकलती है, यह ऊष्मा अवरक्त विकिरणों के रूप में निकलती है। ठीक है, ये जो ऊष्मा है किसके रूप में निकलती है, अवरक्त विकिरणों के रूप में निकलती है। अब मैंने आपको बताया कि वायुमंडल में है गैसें, इन गैसों को हम कहते हैं वायुमंडलीय गैसें। कौन कौन सी है, एक है हमारी जलवाष्प, फिर कार्बन डाइऑक्साइड। इम्पॉर्टेंट है, बहुत अच्छा प्रश्न बनता है कि कौन सी गैस वैश्विक तापमान वृद्धि के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेवार है, तो आंसर करना है कार्बन डाइऑक्साइड। एक जलवाष्प हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, नाइट्रस ऑक्साइड है। ये गैसें हमारे वायुमंडल में उपस्थित है।
तो मैंने आपसे कहा कि जब इस सूर्य का विकिरण हमारी पृथ्वी पर जाता है तो चीज़ें गर्म होती है, गर्म होने के बाद अपने अंदर से ऊष्मा को निकालती है। ये ऊष्मा अवरक्त विकिरणों के रूप में होती है और इस ऊष्मा को ये गैसें अपने अंदर अवशोषित कर लेती है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि ये जो पृथ्वी है इसकी सतह गर्म हो जाती है और इसी पृथ्वी की सतह के गर्म होने को ही हम बोलते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव। अब इसकी परिभाषा बताता हूँ। ग्रीन हाउस प्रभाव या हरित ग्रह प्रभाव वह प्राकृतिक प्रक्रिया है जिससे कोई ग्रह या उपग्रह के वातावरण में उपस्थित गैसों के कारण उसकी सतह गर्म होती है। यहाँ भी यही हुआ कि जैसे ही अवरक्त विकिरण आया तो इन जो गैसें हैं, ये गैसें बहुत इंपॉर्टेंट गैसें हैं, ये आपको याद होना चाहिए। कौन कौन सी हैं फिर रिपीट करवा देता हूँ। जलवाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, नाइट्रस ऑक्साइड है। ये सभी गैसें इस वायुमंडल में हैं, तो ये इन अवरक्त विकिरणों को अपने अंदर अवशोषित कर लेती है, जिसके कारण ये जो पृथ्वी की सतह है ये गर्म हो जाती है और इसी प्रभाव को हम कहते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव। और ये जो गैसें मैंने आपको कही जिनके कारण यह अवशोषण हो रहा है, इन्हीं गैसों को कहते हैं ग्रीन हाउस गैसें। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दो चीज़ें समझ में आई, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है, फिर हमने देखा ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी होती। अब हम देखते हैं ग्रीन हाउस नाम कहाँ से आया। ग्रीन हाउस नाम नर्सरी के नाम पे आया। आप लोगों ने नर्सरी देखी होगी। नर्सरी में क्या होता है कि कोई भी जैसे वेस्टर्न कंट्री जो होती है वहाँ पर क्या होता है कि अपेक्षा का टेम्परेचर जो होता है वो बहुत कम होता है। तो वहाँ पर लोग बाग क्या करते हैं कि जैसे एक शेड टाइप बना देते हैं और नीचे वनस्पति लगा देते हैं। तो सूर्य का प्रकाश जैसे ही अंदर आता है तो कुछ प्रकाश बाहर नहीं निकल पाता और यहीं पर रह जाता है, जिसके कारण इस क्षेत्र का टेम्परेचर हो जाता है गर्म, मतलब टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है वनस्पतियों का विकास हो पाता है। तो हम जानते हैं कि कोई भी वनस्पति जो होती है उससे अपने विकास के लिए एक तापमान का होना ज़रूरी है। तो ये नर्सरी के नाम पर ही ग्रीन हाउस नाम आया। एक और बहुत अच्छा प्रश्न बताना चाहूँगा। एक व्यक्ति का नाम याद रखना आपने, जोसेफ फोरियर। सन 1824 में जोसेफ फोरियर ने ही ये ग्रीन हाउस के बारे में हमको समझाया था। बहुत अच्छा प्रश्न बनता है कि ग्रीन हाउस के बारे में समझाया किसने था, तो सन 1824 में जोसेफ फोरियर नामक व्यक्ति ने समझाया था। लेकिन एक बात ध्यान देने योग्य है, ध्यान देने योग्य ये बात है कि ये ग्रीन हाउस नाम नहीं दिया था इन्होंने इस पूरे प्रोसेस को समझाया था। ग्रीन हाउस नाम देने का श्रेय जाता है स्वीडिश वैज्ञानिक नील गुस्टेफ एकहोम, जिन्होंने 1901 के आसपास ग्रीन हाउस नाम दिया था। तो आप अंतर समझ पाए, ग्रीन हाउस के बारे में समझाया था जोसेफ फोरियर ने 1824 में, जबकि ग्रीन हाउस नाम किसने दिया, तो नील गुस्टेफ एकहोम ने 1901 के आसपास दिया। अब हम देखते हैं कि समस्या कहाँ है। ठीक है, देखिए एक चीज़ और यहाँ से हमको समझ में आई कि अगर ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं होता तो पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं था। अगर ये टेम्परेचर, पृथ्वी की सतह गर्म नहीं होती तो शायद जीवन की कल्पना हम नहीं कर सकते थे। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे। जब मनुष्य ने अपने विकास को बढ़ाया तो उसने क्या करा, उद्योगों को लगाना स्टार्ट किया। और इस उद्योगों में आप जानते हो क्या जलता है, जीवाश्म ईंधन जलता है, कोयला जलता है। ये जीवाश्म ईंधन और कोयला उद्योगों में जलता है। तो इसमें से जैसे उदाहरण के लिए भाई कोयला जलता है तो उसमें से क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो ये जब जलते हैं तो इनसे गैसें निकलती है और ये गैसें कहाँ जमा हो जाती है, इस वायुमंडल में। प्लस दूसरी चीज़ शहरीकरण, शहरीकरण के चलते वनों की कटाई बहुत मात्रा में हो गई है। ठीक है, पहले हम देखते थे कि भैया जहाँ पर जंगल हुआ करते थे आज वहाँ पर बहुत सारी एरिया हो गए हैं। तो ठीक है, तो समस्या ये आई कि उद्योगों की जैसे ही वृद्धि हुई तो इस उद्योगों में जब इनको जलाना स्टार्ट किया जीवाश्म ईंधन और कोयले को, तो इसमें से बहुत सारी गैसें निकली। ये गैसें कहाँ जमा हो गई, वायुमंडल में। ठीक, और वनों की कटाई
शहरीकरण के कारण हुई, तो इससे कहीं ना कहीं एक प्राकृतिक बैलेंस गड़बड़ हो गया। तो अब क्या हो रहा है देखिएगा, इनके जलने से वायुमंडल में मैंने आपको जो गैसें बताई उनकी मात्रा में वृद्धि हो गई। अब ठीक है, अब बात को ध्यान से समझना, ये जो ऊष्मा है ये निकलेगी जब अवरक्त विकिरणों के रूप में, और अगर ये ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा ज़्यादा है तो ये अपने अंदर अवशोषण कम करेगी कि ज़्यादा करेगी। तो हम देखेंगे कि भैया अवशोषण जो है वो ज़्यादा होगा, और इस अवशोषण ज़्यादा होगा तो पृथ्वी की सतह का टेम्परेचर बढ़ेगा कि घटेगा। तो हम पाएंगे कि पृथ्वी की सतह का टेम्परेचर जो है वो बढ़ेगा, और इसी पृथ्वी की सतह का जो ताप बढ़ना है इसी को हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। या हम यूँ कहें कि जब पृथ्वी की सतह का तापमान बढ़ जाता है और इस तापमान के बढ़ने से मौसम में परिवर्तन आ रहा है, इसी को हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। बात समझ पाए आप लोग? ठीक है, आगे बात करते हैं कि इस ग्लोबल वार्मिंग से क्या क्या दुष्प्रभाव हमारे सामने आ सकते हैं। ठीक है, तो भैया पहला है ग्लेशियरों का पिघलना। हम जानते हैं जो हिमालय का रीजन है और जो हमारे ध्रुव है वहाँ पर क्या है, ग्लेशियर। और आप जानते हैं कि ग्लेशियर जो होते हैं वो मीठे पानी के स्रोत होते हैं। अब अगर पृथ्वी के सतह का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हम देखेंगे कि ग्लेशियर भी जल्दी पिघलेंगे, और अगर ग्लेशियर जल्दी पिघलेंगे तो इससे एक समस्या क्या सामना करना पड़ सकता है, तो इससे है समुद्र के जल स्तर में वृद्धि हो सकती है। ये जो अगर ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ता है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है तो उससे क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। एक तो ग्लेशियर का पिघलना, ग्लेशियर पिघलेगा तो इसके कारण समुद्रों का जल स्तर बढ़ सकता है, और अगर समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा तो इससे बाढ़ की समस्या आ सकती है। फिर हम देखेंगे कि इससे चक्रवातों में वृद्धि हो सकती है। फिर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पड़ेगा तो गर्मी के दिनों में जो मिट्टी की जो नमी है वो कम होगी, तो उससे हो सकता है सूखे की समस्या आगे जाके हमको सामना करना पड़े, और सूखे की समस्या होगी तो इसका सीधा सा प्रभाव कृषि पर पड़ सकता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको कुछ दुष्प्रभाव बताए जो ग्लोबल वार्मिंग से हो सकते हैं। ठीक है, एक दो चीज़ और बताना चाहूँगा कि वैश्विक स्तर पर ग्लोबल वार्मिंग, या जिसको हम कहें कि क्लाइमेट चेंज, या जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण मौसम में परिवर्तन हो रहा है, इसके लिए वैश्विक स्तर पर कोई प्रयास किए गए हैं क्या? तो बिल्कुल, एक चीज़ आपने याद रखना, जापान का एक शहर है क्योटो, 11 दिसंबर 1997, डेट याद रखना, 11 दिसंबर 1997, जापान का एक शहर है क्योटो। यहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर हुए थे जिसे क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? क्योटो प्रोटोकॉल। और ये जो क्योटो प्रोटोकॉल है, इसमें इस ग्लोबल वार्मिंग, या हम यूँ कहें कि वैश्विक तापमान वृद्धि को कम करने के लिए दुनिया सहमत हुई थी। इसमें क्या हुआ था? इसमें ये निष्कर्ष निकला कि ये जो ग्रीन हाउस गैसें हैं इनके उत्सर्जन में कमी की जाए। देखिए, स्वाभाविक सी बात है, ये वैश्विक तापमान जो वृद्धि हो रही है उसके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण घटक क्या है? ये ग्रीन हाउस गैसें। क्यों हो रहा है कि ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा वायुमंडल में ज़्यादा हो गई है? हम कुछ भी करके इन ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि वैश्विक तापमान में हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये क्योटो प्रोटोकॉल में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने पर ही बातचीत हुई थी, और इसको कब अपनाया गया था? 11 दिसंबर 1997 को। तो साथियों, अब हम इस पूरे लेक्चर में ये देखते हैं कि हमारी परीक्षाओं में इस पूरे लेक्चर से कौन कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं। पहला, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद
पर्यावरण संरक्षण या पर्यावरण की सुधार की बात करता है तो अनुच्छेद 48 का ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में हमें किसने समझाया था? तो जोसेफ फोरियर ने समझाया। फिर एक और बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है, क्या बन सकता है? किस प्रभाव के कारण पृथ्वी पर जीवन संभव हुआ है? आपको जवाब देना है ग्रीन हाउस प्रभाव। फिर और क्या प्रश्न पूछा जा सकता है कि ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी है? तो मैंने आपको बताया जलवाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब क्या है? ग्रीन हाउस गैसें हैं। फिर हम लोग और क्या प्रश्न बन सकता है कि क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने से। तो साथियों, मैंने आपको आसान शब्दों में ग्रीन हाउस प्रभाव और ग्लोबल वार्मिंग को समझाने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।